वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 41 एग्रीकल्चर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं। टोटल 24 एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज आई 41 एग्रीकल्चर अप्लाई। तो आई 41 किस किस पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहला आइटम है अ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ अ हर्ड ऑफ एनिमल्स रिलेटिंग टू यूनिट प्राइस ऑफ द एनिमल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जब एनिमल्स की चेंज हो रही होती है तो उस पर तो हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं और ये आई 41 के मुताबिक ही करते हैं, तो आई 41 अप्लाई होता है। दूसरा है लॉग्स हेल्ड इन अ वुड यार्ड। लॉग्स का मतलब होता है ये जो लकड़ी के तने कटे हुए होते हैं वुड यार्ड में जो रखे हुए होते हैं, तो आफ्टर हार्वेस्ट होते हैं ये, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक तो आई 41 अप्लाई होता है। आगे जो लकड़ी के टुकड़े और तख्ते वगैरह बनाए जाते हैं उस पर IS2 इन्वेंट्रीज अप्लाई होता है, तो 41 अप्लाई नहीं होगा। फार्म लैंड विच इज़ यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। फार्म लैंड इटसेल्फ जो है वो तो I16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगी। हाँ, जो आपकी क्रॉप्स वगैरह हैं उन पर IS41 अप्लाई होता है, तो फार्म लैंड जो है वो I16 के अंदर आएगी। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड विच इज रेजिस्टेंट टू ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो ये जो डेवलप कर रहे हैं आप न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, ये तो रेलिवेंट नॉलेज की बात हो रही है, तो इस पर IS38 इंटेंजिबल एसेट्स अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कि किस पर IS41 अप्लाई होगा, तो वो सिर्फ एक आइटम है, आइटम नंबर 1, और इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 देखते हैं। IS41 should be applied to account for the following when they relate to agricultural activity। यानी ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट करते हों तो इनके ऊपर IS41 अप्लाई होगा या नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसेट्स पे बिल्कुल अप्लाई होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे ही IS41 अप्लाई होता है। सर्टन गवर्नमेंट ग्रांट्स पर भी अप्लाई होता है, जिन जब आप बायोलॉजिकल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होते हैं तो उस पर भी IS41 अप्लाई होता है, वरना जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए वो तो IS20 है। फिर है लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इस पर जो है वो IS41 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लैंड जो है उसकी अकाउंटिंग तो अगर आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए रखी हुई है तो I16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकॉर्ड होगा। अगर आपने वैसे एग्रीकल्चर लैंड रखी हुई होती कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए तो I40 भी अप्लाई हो सकता था। इंटेंजिबल एसेट अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हैं तो उन पर IS38 अप्लाई होगा, IS41 अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास जो रिलेटेड बनता है 1, 2 और 3, ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3 है कि IS41 इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे हम दरख्त से आम वगैरह तोड़ते हैं या काऊ से मिल्क निकालते हैं, तो उस पर I41 का पैराग्राफ 3 कहता है कि ये इस पर हार्वेस्टेड प्रोड्यूस पर अप्लाई होता है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। बिफोर या आफ्टर वगैरह ठीक नहीं होगा, ओनली एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 4 है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। तो फॉर इसमें अगर हम देखें तो IS41 का पैराग्राफ 5 है, तो ये तीनों आइटम ही उसके अंदर मेंशन है कि फॉर सेल भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी हो सकते हैं, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IS41 एग्रीकल्चर और नॉट। तो डेयरी कैटल जो हैं ये तो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, IS41 अप्लाई होगा। मिल्क एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर भी IS41 अप्लाई होगा। और चीज मेड फ्रॉम द अबव मिल्क, तो ये इस पर तो IS2 अप्लाई होगा। तो हमारा जो आंसर है वो होगा डेयरी कैटल एंड मिल्क ओनली, सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 6 है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, एनुअल और पेरिनियल क्रॉपिंग, कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन, फूड प्रोसेसिंग जो है ना ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बाद का काम हो जाता है। अगर हम इसमें IS41 का पैराग्राफ 6 देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। रेजिंग लाइव स्टॉक भी मेंशन है, फॉरेस्ट्री भी मेंशन है, एनुअल और पेरिनियल क्रॉपिंग भी है, कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है वरना फ्लोरिकल्चर एंड एक्वाकल्चर भी शामिल है, फिश फार्मिंग वगैरह ओशन फार्मिंग के अलावा। तो फूड प्रोसेसिंग शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2 एंड 3, 4 तो ऑप्शन डी में लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि फजल लिमिटेड ऑन द हर्ड ऑफ काउस रिकॉर्डेड एट ₹36 million on 1st January 2009. At 31st December 2009, these cows have a fair value of
50 million. A commission of 4% would be payable upon sale. So what is the correct accounting treatment for the cows on 31st December 20F9 according to IAS 41? अच्छा, अब यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि आपने बायोलॉजिकल एसेट को होल्ड करना है या रीमेयर करना है, और जो गेन आ रहा होगा वो कहाँ जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमें ये पता है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मैयर होना चाहिए बायोलॉजिकल एसेट्स को, तो होल्ड तो नहीं करेंगे हम 36 मिलियन पे। अब उसकी 50 मिलियन की फेयर वैल्यू है, लेकिन 4% का कमीशन लेस कर दें तो 96% ऑफ फेयर वैल्यू बनेगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वो बनते हैं 48 मिलियन। तो 48 मिलियन तो ऑप्शन सी में भी ठीक है और ऑप्शन डी में भी ठीक है, तो हम सी और डी में देखते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि गेन भी दोनों में 12 मिलियन है, लेकिन एक में लिखा हुआ है कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, एक में प्रॉफिट और लॉस। तो गेन की अमाउंट चेक कर लेते हैं। 48 मिलियन पर अब हमारे शो होने हैं एसेट, पहले कितने के शो हो रहे हैं 36 मिलियन के, तो 48 माइनस 36 12 मिलियन का गेन आ रहा है। ये गेन रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि IAS 41 की रिक्वायरमेंट यही है कि जो भी गेन और लॉसेज होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस में। IAS 41 में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का कहीं पर भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन 8 है कि एन एंटिटी शुड रिकॉर्ड अ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली व्हेन एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। बिल्कुल, ये भी रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी, ये भी रिक्वायरमेंट है। द फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेड रिलायबली, ये भी रिक्वायरमेंट। और बेसिकली ये IAS 41 के पैरा 10 में तीनों रिकग्निशन क्राइटेरिया के तौर पर मेंशन है। वहां पर वर्ड रिकग्नाइज है, यहाँ क्वेश्चन में वर्ड रिकॉर्ड यूज हुआ है, तो तीनों ही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है कि IAS 41 अप्लाइज टू, तो इसमें से किस किस पर अप्लाई होता है। चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ अ हर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक, तो ये हमारे बायोलॉजिकल एसेट हैं, इन पर तो IAS 41 अप्लाई होगा। लॉग्स हेल्ड फॉर सेल इन अ वुड यार्ड, तो ये जो लकड़ी के तख्ते होते हैं प्रोसेस करके, ये तो आफ्टर हार्वेस्ट हैं, IAS 2 अप्लाई होगा। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो IAS 38 इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, इंटेंजिबल एसेट्स का। कॉस्ट ऑफ मेकिंग इरीगेशन सिस्टम हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो लैंड इंप्रूवमेंट होती है, आपने इरीगेशन का सिस्टम बनाया है, लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है, तो इस पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होगा। तो हमारा जो रेलिवेंट ऑप्शन है जिस पर IAS 41 अप्लाई हो रहा है वो तो ऑप्शन ए बनता है, यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 है कि प्लूटो लिमिटेड ओन्ड अ 1 ईयर ओल्ड हर्ड ऑफ कैटल ऑन 1 जनवरी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट 140 मिलियन। 31 दिसंबर को फेयर वैल्यू ऑफ 2 ईयर ओल्ड हर्ड of cattle is 170 million, cost to sell are still estimated to be 5 million for the whole herd। अच्छा, अब जो रिकग्नाइज हुआ है 140 पर, यानी कॉस्ट टू सेल वगैरह लेस करके हुआ है। अब सवाल यह कि व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कैटल एट 31 दिसंबर अकॉर्डिंग टू IAS 41। अब रिवैल्यू कितनी अमाउंट पे करना चाहिए, फिर गेन कितनी अमाउंट का आएगा, और वो रिकॉर्ड कहाँ होगा। अच्छा, गेन तो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है, तो ऑप्शन ए और सी तो ठीक नहीं हो सकते, बी या डी में से कोई ठीक होगा, लेकिन इसमें भी अमाउंट्स डिफरेंट हैं, तो जरा इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात यह कि हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना है। 170 मिलियन फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल 5 मिलियन है, तो 165 मिलियन पे मेजर होगा। ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा था 140 पर, तो 165 और 140 का डिफरेंस बनता है 25 मिलियन, तो 25 मिलियन का गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। तो करेक्ट फिगर्स जो हैं वो ऑप्शन बी के अंदर मेंशन है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है कि विच टू 182 of the following treatments for recognition of government grant related to biological asset measured at its fair value less cost to sell are correct। तो दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट वाली, जो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर है, यानी IAS 41 अप्लाई होना है, तो कौन सी ठीक है। इस पर हमारा IAS 41 का पैरा 34 और 35 अप्लाई होगा। अच्छा, पहले स्टेटमेंट है कि जी एन अनकंडीशनल ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड इन, अनकंडीशनल है, is recognized in profit or loss when and only when the grant becomes receivable, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि अनकंडीशनल ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ओनली व्हेन एंड ओनली व्हेन द ग्रांट इज रिसीव्ड। अच्छा, रिसीव हो जाना जरूरी नहीं है, एक्रूअल बेसिस पर भी ग्रांट रिकग्नाइज हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन ए और बी में से तो ए ठीक है। फिर सी देखते हैं कि अ कंडीशनल ग्रांट, कंडीशनल ग्रांट हो तो IAS 41 कहता है कि कंडीशन मीट हो जानी चाहिए। A conditional grant is recognized in profit or loss when and only when the conditions attaching to the grant are met। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया। लास्ट वन भी देख लेते हैं। A conditional grant is recognized in profit or loss when and only when the grant is received।
रिसीट तो ना IS-20 में क्राइटेरिया है ग्रांट को रिकग्नाइज करने का, वहां पे भी मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, और IS-41 में जो है ना वो कंडीशंस के मीट होने को फोकस किया गया कि कंडीशंस मीट हो जाएं ताकि आपका ग्रांट पे जो इंटाइटलमेंट है वो इंश्योर हो। तो ऑप्शन ए और सी ये हमारे दो ऑप्शन हैं जो करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है कि अ ग्रांट रिलेटेड टू अ बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट कॉस्ट, कॉस्ट पे मेजर किया आपने बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड बायोलॉजिकल एसेट, तो उसकी ग्रांट बिकॉज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कुड नॉट बी मेड रिलायबली शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम। तो उस पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यूज हो रही होती है फिर IS-41 अप्लाई होता है, जब कॉस्ट पे मेजर हो रहा होता है एसेट तो फिर IS-20 अप्लाई होता है। तो हमारे पास जो इस पे IS-41 का पैरा 37 कहता है कि ऐसी सिचुएशन में IS-20 अप्लाई करना है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि इन अकॉर्डेंस विद IS-20। क्वेश्चन 13 है कि अ कंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, क्योंकि मेजर फेयर वैल्यू पर हो रहा है तो IS-41 अप्लाई होगा। और पैरा 35 कहता है कि अगर ग्रांट कंडीशनल है तो तब रिकॉर्ड करना है जब आपकी जो कंडीशंस हैं गवर्नमेंट ग्रांट की वो मीट हो जाएं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 है कि जी अ गेन और लॉस मे अराइज ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा, इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर दो पैराग्राफ हैं कि उस पर गेन और लॉस अराइज हो सकता है। एक पैराग्राफ तो 27 है जिसमें बायोलॉजिकल एसेट्स की बात हो रही है, तो उसमें आप गेन अराइज हो सकता है जब काफ इज बॉन्ड और कॉस्ट टू सेल की वजह से, क्योंकि कॉस्ट टू सेल डिडक्ट होती हैं तो एक लॉस भी अराइज हो सकता है। तो ये दो बातें यहाँ पे डिस्कस हैं। फिर पैराग्राफ 29 है जो कहता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे गेन और लॉस अराइज हो जाता है। अब यहां पर जो गेन और लॉस है वो तो इन तीनों चीजों पे अराइज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है बायोलॉजिकल एसेट का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का नहीं पूछा, इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ 1 और 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन बी पर हम बात करेंगे क्योंकि यहां पर जो हार्वेस्टिंग है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेट करती है, बायोलॉजिकल एसेट से नहीं। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 15 है कि अनकंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हो रहा है तो IS-41 अप्लाई होगा। और अनकंडीशनल ग्रांट है तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि ये अनकंडीशनल कब होगी? जब ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है कि वूल लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 20x5। On 1st April 20x5, WL purchased a flock of sheep for rupees 100 million. At 31st March 2016, the flock was valued at 120 million. Every time animals are sold, there is a 5% commission fee payable to the district municipal corporation. No further sheep was purchased or sold during the year. जो ये खरीदे थे यही हैं। During the year, wool sheared by WL had fair value less cost to sell of 8 million. यानी इन पे से जो वूल उतारा उसकी 8 million की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट थी। At which amount the flock of sheep would be presented in the financial statement of WL as at 31st March 2016। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो वूल है ये तो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। जो वो पूछ रहे हैं फ्लॉक ऑफ शीप का। फ्लॉक ऑफ शीप क्या है? अब आपका बेसिकली बायोलॉजिकल एसेट है। बायोलॉजिकल एसेट को किस पे मेजर करना होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना होता है। तो अब उन्होंने क्या बताया कि जी ईयर एंड पर वैल्यू क्या है? 120 मिलियन है। 5% कमीशन लेस कर दें 95%, तो 114 मिलियन पर वैल्यू होना चाहिए। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 का डाटा भी वही है जो क्वेश्चन 16 का था, इसलिए हम डायरेक्ट प्रोसेस पे चलते हैं। सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है कि कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ Wool Limited in respect of its agricultural activity for the year ended 31st March 2016 या 20x6 कह लें आप यहाँ पे। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो सबसे पहले फ्लॉक ऑफ शीप पर हम बात करते हैं, तो वो बायोलॉजिकल एसेट है और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि उन्हें 114 मिलियन पर वैल्यू होना चाहिए।
ओपनिंग टाइम पर वो वैल्यू कितने पर हो रहे थे, 100 पे, तो 100 और 114, इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 14 मिलियन। 14 मिलियन तो आ गया बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर गेन। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जब आपने इनिशियली रिकग्नाइज की होगी तो एंट्री होगी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट, तो वो 8 मिलियन का वो भी इनकम में रिकॉर्ड होगा। जब आप 8 मिलियन ये भी ऐड कर देंगे तो टोटल जो प्रॉफिट और लॉस में फिगर्स रिकॉर्ड होंगी वो होंगी 22 मिलियन की। तो हमारा जो आंसर सही बनेगा वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 है कि मारिया लिमिटेड बाउट ऑयल पाम गार्डन फॉर रुपीज 150 मिलियन, इंक्लूड्स 120 मिलियन फॉर लैंड। On 1st January 20X9, the garden is expected to give agriculture produce for next 3 years before replantation process. और on 31st December 20X9, the year end, the fair value of garden is 22 million. लैंड के अलावा अब उसकी वैल्यू कितनी है, 22 मिलियन, और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो है वो कितनी है, 2 मिलियन की। लैंड की फेयर वैल्यू 130 मिलियन हो गई है ईयर एंड पे। एमएल यूज करती है कॉस्ट मॉडल फॉर आइटम्स अंडर स्कोप ऑफ IAS 16 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फॉर आइटम्स अंडर स्कोप ऑफ IAS 41। So, what is total amount of non-current assets to be presented in the statement of financial position of ML as at 31st December 20X9? अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी लैंड है उस पर आपने I16 अप्लाई करना है और आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे तो फेयर वैल्यू यूज नहीं होगी। इसी तरीके से जो आपका ऑयल पाम का गार्डन है, इसमें रीप्लांटेशन का प्रोसेस होना है और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 3 साल के लिए देगा, तो ये बेरर प्लांट है। तो ये बेरर प्लांट है, इसके ऊपर भी IAS 41 अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर भी IAS 16 अप्लाई होगा और इसकी भी फेयर वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। तो लैंड की भी हम कॉस्ट लेंगे विच इज 120 मिलियन, और जो ऑयल पाम गार्डन है 150 में से 120 निकाल दें तो वो बनता है 30 मिलियन। उसमें से 10 मिलियन की डेप्रिसिएशन निकाल दें क्योंकि लाइफ 3 साल की है, तो 20 मिलियन उसकी वैल्यू बनती है, तो ये टोटल बन जाता है 140 मिलियन। तो ऑयल पाम्स क्योंकि बेरर प्लांट हैं इसलिए उन पर I16 अप्लाई होगा, और क्वेश्चन ने कहा था कि जब I16 अप्लाई करते हैं तो कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। तो IAS 41 यहाँ पर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, 140 मिलियन के नॉन करंट एसेट्स बनेंगे, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 है कि काउ लिमिटेड ओन्ड कैटल रिकॉर्डेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 10.5 मिलियन ऑन 1st January 20X4, ईयर एंड पर 31st December 20X4 कैटल हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 13 मिलियन, इफ सीएल सोल्ड द कैटल कमीशन ऑफ 2% वुड बी पेएबल। तो यानी नेट अमाउंट उन्हें 98% मिलेगी। व्हाट इज द गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अकॉर्डिंग टू IAS 41? तो गेन हमने बताना है, तो बायोलॉजिकल एसेट को जब आप ईयर एंड पर मेजर करेंगे तो 13 मिलियन इंटू 98%, क्योंकि आपने 2% कमीशन लेस कर दिया, 12.74 मिलियन बनता है। ऑलरेडी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 10.5 मिलियन का, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो 2.24 मिलियन बनता है। तो ये अमाउंट आपकी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 है कि अ हर्ड ऑफ 50 3-year-old एनिमल्स वाज हेल्ड ऑन 1st January 20X3, यानी एज उनकी 3 साल थी और नंबर 50 था। ऑन 1st July 10 3.5-year-old एनिमल वर परचेज फॉर 40,000 ईच। फेयर वैल्यूज जो हैं वो हमें दी हुई हैं ईयर एंड, स्टार्ट ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर जब खरीदें और ईयर एंड पे। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी टेकन टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December। अच्छा, इसमें सिंपली हम एक वर्किंग बना लेते हैं। तो जो हमने जब परचेज किए थे तो उनकी वैल्यू थी 1.6 मिलियन, जो साल के शुरू में थे बेसिकली। फिर जो हमने 10 परचेज किए उनकी वैल्यू थी 4 लाख, तो हमारे जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे थे वो 2 मिलियन पर हो रहे थे। ईयर एंड पर टोटल 60 एनिमल्स की वैल्यू 43,000 के हिसाब से 2,580,000 बनती है। अब जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के अंदर चेंज आया है, ये चेंज प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 21 है कि IAS 41 इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किस पॉइंट पर हम रिकॉर्ड करते हैं? तो
बेसिकली हम एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। A conditional grant related to biological asset measured at fair value less estimated cost to sell। फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि इसके ऊपर जब आप मेजर कर रहे हैं तो फिर IS 41 अप्लाई होगा, और IS 41 के पैरा 35 के मुताबिक जो अगर आपकी ग्रांट कंडीशनल है तो जब कंडीशंस अटैचिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट आर मेट तब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23 है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बेयरर प्लांट्स। अब बेयरर प्लांट्स जो हैं इनके ऊपर हमारा अप्लाई होता है IS 16। तो इनसे रिलेटेड जो ग्रांट होती है उसके ऊपर फिर हमारा IS 20 अप्लाई होना होता है। वैसे भी IS 41 के पैराग्राफ 2 में स्कोप डिफाइन किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बेयरर प्लांट्स होंगी उनके ऊपर IS 41 अप्लाई नहीं होता, उन पे IS 20 अप्लाई होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो है कि ओशन फिशिंग इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इसको तो स्पेसिफिकली IS 41 के अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ है कि पैराग्राफ 6 में कि जो अनमैनेज सोर्सेज होते हैं जिसमें एक एंटिटी खुद बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज नहीं कर रही होती वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, और इसके अंदर ओशन फिशिंग स्पेसिफिकली मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी है कि बायोलॉजिकल एसेट्स आर नेवर डेप्रिशिएटेड। अच्छा, IS 41 का पैराग्राफ 30 जो है उसमें यह बताया हुआ है कि सर्टन केसेस में जब फेयर वैल्यू रिलायबल मेजर नहीं हो सकती तो बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे मेजर किया जाता है। तो नेवर वाली बात गलत हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट्स जब इनकरेक्ट हैं तो हमारा आंसर होगा नन इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड ये हमारे 24 MCQs थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।